अच्छा हुआ मैं गन्ने के साथ साथ अमरूद भी ले आई। धूप में बैठकर गाने और अमरूद खाने का भी अलग ही मजा है। कितने दिनों के बाद आज इतनी कड़क धूप निकली है। शाम से पहले घर नहीं लौटूंगी। वैसे ये एकता आज कितना समय लगा रही है आने में। खेतों में धूप में बैठी निशा अमरूद खाते हुए अपनी सहेली एकता का इंतजार कर रही होती है। तभी हाथों में ढेर सारी मूंगफली और गजक लिए एकता भी खेतों में आ जाती है। पता है 1 बजे की आकर बैठी हूँ मैं यहाँ, 2 बजने वाले होंगे और तू अब आ रही है। कहाँ रह गई थी? अरे यार तू तो माँ को जानती है ना, जब तक घर के सारे काम निपट नहीं जाते मुझे कहीं जाने ही नहीं देती। और ऊपर से आज आंगन में बापूजी के कुछ दोस्त आकर बैठ गए थे, इसीलिए माँ ने उनके सामने निकलने ही नहीं दिया। जैसे ही वो लोग गए वैसे ही भागते हुए मैं आई। अब दोनों सहेलियां खेतों में धूप में बैठकर मजे से खाते हुए बातें कर रही होती हैं। तभी खेतों के पास से ही कुछ शहरी लोग निकलते हैं, जिसमें से कुछ लड़कियों ने शॉर्ट ड्रेस पहनी होती है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ हाथ में हाथ डालकर गांव में घूम रही होती हैं, जिसे देखकर एकता। माँ सही कहती हैं, शहर का माहौल काफी खराब है। देख तो जरा उन लड़कियों को, दिखने में तो शादीशुदा लग नहीं रही हैं, लेकिन फिर भी कैसे लड़कों का हाथ पकड़कर घूम रही है। पता नहीं गाँव वाले इन्हें कैसे यहाँ आने देते हैं। अरे वो शहरी लोग हैं और शहर में तो ये सब चलता ही रहता है। हर जगह का माहौल अलग होता है। हम गांव वालों के लिए भले ही चीज अजीब हो, लेकिन शहरी लोगों के लिए तो ये आम बात होगी। अगर मैंने ऐसी हरकत की होती और मेरे बापू मुझे देख लेते ना, तो जिस तरह अकबर ने अनारकली को दीवार में चुनवा दिया था, ठीक उसी तरह वो भी मुझे चुनवा देते। तू तो जानती है ना कि मेरे घर वाले कितने ज्यादा सख्त मिजाज के हैं, लेकिन वो भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। एकता और निशा दोनों सहेलियां लखनपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहती थी, जहां बचपन से ही गांव की परवरिश के बावजूद भी निशा थोड़े खुले विचारों की लड़की थी। तो वहीं एकता के परिवार वालों की सोच कुछ ज्यादा ही पुराने समय की थी, इसलिए एकता भी उन्हीं सोच को रखने वाली थी। लो हो गया सत्यानाश, तुझे एक काम भी ढंग से नहीं होता क्या? जब देखो कुछ ना कुछ तोड़ती फोड़ती रहती। अरे जितना तू दहेज में लेकर नहीं आई थी उससे दुगना नुकसान कर चुकी है। अम्मा गलती से प्लेट गिर गई, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ी है। कल से कमर में काफी दर्द हो रहा है, इसीलिए कोई काम ठीक से नहीं हो पा रहा। अरे बुढ़ापे की उम्र में आकर बच्चा पैदा करोगी तो ऐसा तो होगा ही। शर्म लाज नहीं आई तुझे बच्चा पैदा करने में, और अब कमर दर्द का बहाना करके बैठी रहती है। जा जाकर मेरे लिए चाय बना कर ले आ। तेरी वजह से पूरे गाँव भर में अभी तक लोगों से मुँह छुपा कर चलना पड़ता है मुझे। अपनी दादी से अपनी ताई को इस तरह डांट पड़ता देखकर एकता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और एकता सीधा रसोई में काम कर रही है। अपनी माँ ममता के पास जाती है। माँ, दादी जी हमेशा ताई जी को सुमन के लिए इतना डांटती क्यों है? क्योंकि वो बेटी है इसलिए? अरे नहीं पगली, तेरी ताई जी के बड़े बेटे रवि के होने के पूरे 15 साल बाद सुमन हुई थी। अरे शादी के 2-3 साल में ही बच्चे पैदा कर लो, वही सही रहता है। अगर 10-15 साल के बाद बच्चे पैदा करोगे बुढ़ापे की उम्र में, तो ऐसे ताने तो सुनने को मिलेंगे ही। अपने परिवार वालों की ऐसी सोच के चलते ही एकता की सोच भी बिल्कुल अब वैसी बन चुकी थी। ऐसे ही समय गुजरता रहता है। अरे रामू, क्या हुआ तुझे? आज इतने धीरे धीरे हाथ पैर क्यों चला रहे हैं तेरे? वो देख, अभी तक 2 ट्रक बिल्कुल वैसे के वैसे ही भरे हैं। जल्दी से सामान निकाल कर गोदाम में रख, अभी काफी सारा काम है। और सुनील, कैसे हो तुम? मेरे पीठ पीछे भी गोदाम का काम अच्छे से सामान रखा है तुमने। और तुम्हारी बेटी के रिश्ते का क्या हुआ? परसों से देखने वाले आए थे ना? अब क्या बताऊं मालिक, देखने वाले तो आए थे, लेकिन मेरी हैसियत के हिसाब से ज्यादा दहेज मांग रहे थे। पुरखों की जायदाद के नाम पर इकलौती जमीन बची है, अब उसे बेच दूंगा तो घर का राशन कहां से आएगा? वो तो है। वैसे मैंने अपनी बेटी एकता का शहर के काफी रईस परिवार में रिश्ता तय कर दिया है। शहरी लोग हैं लेकिन काफी अच्छे हैं। उनके बगल में ही एक और परिवार रहता है, उनसे भी मेरी अच्छी खासी जान पहचान हो गई है। तुम्हारी तरह थोड़े से गरीब है, लेकिन परिवार अच्छा है। अगर कहो तो तुम्हारी निशा के लिए बात करूं। दोनों सहेलियां बचपन से ही साथ रही हैं, शादी के बाद भी साथ रहेंगी तो कितना अच्छा रहेगा। हाँ मालिक, क्यों नहीं। शहर जाकर मेरी बेटी के तो भागी खुल जाएंगे। सुना है शहर में तो दिन पर दिन तरक्की होती जा रही है। कब तक अपनी बेटी को इस गांव में रखूंगा। निशा के पिता सुनील शुरू से ही महेश के यहाँ फैक्ट्री में काम करते थे, जिसके चलते दोनों परिवारों के बीच में भी काफी अच्छा रिश्ता था। अपनी बेटी एकता के साथ साथ महेश निशा का भी शहर में रिश्ता पक्का कर देता है, जिससे दोनों बचपन की सहेलियां काफी खुश होती हैं। और अब कुछ ही वक्त में दोनों की शादी हो जाती है और दोनों अपने शहरी ससुराल आती हैं। निशा बहू, तुम खुश तो हो ना यहाँ? इसे अपना ही घर समझना और मुझे अपनी माँ। कुछ भी परेशानी हो सबसे पहले मुझे कहना। जी माँ जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। जितना सोचा था शहर उससे ज्यादा खूबसूरत है। क्या हुआ तुम्हें, ठीक तो हो ना?
माँ जी ठीक तो हूँ, लेकिन वो 3 मंजिल ऊपर चढ़कर आई हूँ ना, इसीलिए थोड़ा हाफ रही हूँ। गांव में हमारा काफी बड़ा घर था, लेकिन वो एक ही मंजिल का था, तो इसीलिए इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने की आदत नहीं है मुझे। लेकिन भाभी, अब तो आपको रोज सीढ़ियाँ चढ़कर उतरना पड़ेगा, क्योंकि एक फ्लोर पर हमारा किचन है, एक पर कमरे और एक पर हॉल। आपको हमेशा सीढ़ियाँ उतर चढ़कर 3 मंजिल पर काम करना पड़ेगा। अरे बहू, फिक्र मत करो, हम सब है ना, हम सब तुम्हारी काम में मदद करेंगे। ये मोनिका तो बस तुम्हें डरा रही है। इतना कहकर निर्मला धूमधाम से एकता का गृह प्रवेश करती है और शादी के 1 हफ्ते के बाद आज दोनों सहेलियों की उनके ऊपर नीचे अमीर गरीब ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है। वाह निशा, तुमने तो बिल्कुल माँ की तरह दम आलू बनाए हैं, वो भी बिल्कुल ऐसे ही बनाती हैं, वही स्वाद वही मसाले। वो तो होगा ही, माँ जी ने जो बताया था मुझे। पापा जी, आपकी रोटी खत्म हो गई, और रोटी दूं आपको? अरे ना बहू, सब्जी इतनी बढ़िया बनी थी कि अचार के बजाय 7 रोटी खा गया। अब गुंजाइश नहीं है, बस थोड़ी सब्जी बचा देना, रात को खा लूंगा। और ये लो तुम्हारी पहली रसोई का नेक, मेरे और तुम्हारी सास की तरफ से। पहली रसोई का नेक पाकर निशा काफी खुश होती है, तो वहीं दूसरी तरफ एकता भी सभी के लिए तरह तरह के पकवान बनाती है। भाभी, ये मटर के कबाब तो काफी टेस्टी बने हैं। वैसे मुझे मटर पसंद नहीं है, लेकिन आज ये मटर के कबाब खाकर मटर मेरे फेवरेट हो गए हैं। माँ जी, पापा जी, आप लोग भी खाना खाइए ना, वरना ठंडा हो जाएगा। अरे बहू, सबसे पहले मैं अपनी अर्धांगिनी को तो खिला दूं। इतना कहकर सुरेश सबसे पहला निवाला अपनी पत्नी निर्मला को खिलाता है। भाई लव बर्ड्स हो तो मेरे मम्मी पापा जैसे। पता है भाभी, माँ पापा की शादी को पूरे 28 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी सबसे पहले पापा खाने का पहला निवाला हमेशा माँ को खिलाते हैं। आई विश कि मुझे भी इतना ही प्यार करने वाला हस्बैंड मिले। जहाँ गांव के मायके में औरतें आदमियों के खाना खाने के बाद रसोई में घर में बैठकर ही अकेले खाना खाती थी, तो वहीं अपने ससुराल में जब एकता अपने ससुर को अपनी सास को अपने हाथों से खाना खिलाते हुए देखती है तो उसे अब सब काफी अजीब लगता है। और जब वो कमरे में आती है तो, क्या हुआ एकता, तुमने खाना भी नहीं खाया? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मुझे तो बाहर खड़े होने में भी शर्म आ रही थी, और आप कह रहे हैं मैंने खाना क्यों नहीं खाया? क्यों, ऐसा क्या देख लिया तुमने बाहर? अरे आपने देखा नहीं पापा जी कैसे माँ जी को अपने हाथों से खाना खिला रहे थे, वो भी सबके सामने। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, औरतें आदमी अलग अलग बैठकर खाना खाते हैं। मेरे बाबा ने तो मेरी माँ को आज तक अपने हाथों से पानी भी नहीं दिया होगा। अगर वो ये सब देख ले तो पक्का बेहोश हो जाते। अरे वो गांव है गांव, और ये शहर है, यहाँ तो ये सब नॉर्मल है। और वैसे भी मेरी मम्मी पापा की लव मैरिज हुई थी। तुम भी ना, चलो ये सब छोड़ो, हम कहीं बाहर डिनर पर चलते हैं। एकता अभी तक अपने सास ससुर के उस सीन को भूल नहीं पाई थी, तो वहीं आज जब एकता बालकनी में कपड़े सुखा रही होती है तो देखती है कि कैसे उसके सास ससुर हाथों में हाथ डालकर घूम रहे हैं। ये देखकर एकता, इन लोगों में तो शर्म नाम की चीज ही नहीं है। सच में शहरी लोग तो होते ही बेशर्म हैं। अगर माँ बाबा ने ये सब देख लिया ना तो वो मुझे फौरन मायके ही बुला लेंगे। राम राम राम, सच में कलयुग आ गया। शहर में शादी के बावजूद भी एकता अभी तक अपनी गांव वाली सोच को नहीं भुला पाई थी। इसी तरह अब कुछ दिन गुजरते हैं। एकता अपनी सहेली निशा के ससुराल के आंगन में जाकर धूप में बैठ जाती है और दोनों सहेलियां पहले की तरह मूंगफली खाते हुए बातें करती हैं। अरे निशा, तू तो कभी मेरे घर आती ही नहीं है, हमेशा मुझे ही तेरे घर आना पड़ता है। मैं तो यहाँ नीचे रहती हूँ, लेकिन तू 3री मंजिल पर रहती है। पता है कितनी भागम दौड़ी करनी पड़ती है मुझे। 4 सीढ़ी चढ़ते ही मेरे तो घुटने दर्द करने लगते हैं। दोनों बातें कर ही रही होती हैं कि तभी एकता देखती है कि उसके सास ससुर गाड़ी से उतरे हैं और दोनों हाथ पकड़कर सीधा घर की तरफ जा रहे हैं। ये देखकर एकता, देख निशा, कैसे बुढ़ापे में इन दोनों को इश्क सूझ रहा है। अरे मैं कमरे के बाहर इनका हाथ नहीं पकड़ती हूँ, जरा इनको तो देखो। अरे तो क्या हुआ, ये तो अच्छी बात है ना कि तेरे सास ससुर के बीच में इतना प्यार है, वरना मेरे सास ससुर को ही देख ले, दोनों दूर दूर होकर सोते हैं। अरे प्यार तो हमेशा रहना चाहिए। एकता को निशा की बातें बड़ी फिजूल लगती हैं। इसी तरफ समय बीतता है और आज एकता के सास ससुर घूमने के लिए बाहर जा रहे होते हैं। हफ्ते भर में हम लोग आ जाएंगे, तब तक तुम अपना ख्याल रखना और कुछ भी परेशानी हो तो मुझे कॉल कर लेना। ये बुढ़े बुढ़िया बाहर घूमने के लिए जाएं और मैं नई नवेली बहू होकर घर संभालूं। वाह क्या बात है, कुछ महीनों में इनकी खुद की बेटी की शादी है। शादी की तैयारी करने के बजाय दोनों घूमने में लगे हुए हैं। यूं ही अब समय गुजरता रहता और महीना भर बीतने को आ जाता है। पता नहीं ये निशा कहाँ रह गई, कुछ दिनों से दिखी नहीं। घर पर सब्जियां रखकर फिर फुर्सत से मिलने के लिए जाऊंगी। शादी क्या हुई, बगल में रहकर भी मुझे याद ही नहीं करती। सब्जियां लेकर एकता सीढ़ियां चढ़ी रही होती है कि तभी वो अपने सास को सीढ़ियों पर बैठा पाती है। निर्मला की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है, जिसे देखकर, क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना, और इतनी ठंड में भी पसीने कैसे आ रहे हैं आपको? पता नहीं बहू जी घबरा रहा है, 2 बार उल्टी भी हो गई है।
निर्मला इतना बोल रही होती है कि तभी वो दोबारा उल्टी कर देती है। ये देखकर एकता, जी घबराना, उल्टी होना, पसीना आना, ये सब तो प्रेगनेंसी की निशानियां हैं। कहीं मेरी सास प्रेग्नेंट तो नहीं? अरे नहीं नहीं एकता, ये तू क्या सोच रही है? भला इस उम्र में तेरी सास कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हैं? इसी तरह अब 1-2 दिन गुजर जाते हैं। एकता हॉल की सफाई कर ही रही होती है कि तभी सोफे पर बैठे बैठे उसकी सास बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर जल्दी से घर वालों को बुलाती है और थोड़ी देर में डॉक्टर जाकर एकता की सास निर्मला का चेकअप करती है। क्या बात है डॉक्टर, मेरी पत्नी की तबीयत तो ठीक है ना? घबराने वाली कोई बात नहीं है, ऐसी कंडीशन में अक्सर ऐसा होता है। आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन डॉक्टर ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब इस एज में? पॉसिबल है, आजकल तो कई ऐसे केसेस देखे गए हैं जिसमें 60+ वुमेन प्रेग्नेंट होती हैं और आप तो भी 50 की भी नहीं हुई हैं। डॉक्टर, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? आप ऐसे कैसे कह सकती हैं कि ये चीज नॉर्मल है? माँ जी, इस उम्र में आप पेट से, आपको शर्म नहीं आई? अरे जिस उम्र में आपको अपने पोता पोती खिलाने चाहिए, उस उम्र में आप अपनी खुद की औलाद को खिलाएंगे? हे भगवान, सच में अब तो कलयुग का अंत होने ही वाला है। अपनी सास को सुनाकर निशा सीधा बालकनी में चली जाती है। तो वहीं एकता की सारी ऐसी बातें सुनकर निर्मला को काफी बुरा लगता है और अब बाकी घरवाले निर्मला को गले लगाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एकता बालकनी में ही खड़ी थी कि तभी वो देखती है कि उसकी सहेली निशा हाथों में मिठाई लेकर उसके घर की तरफ ही आ रही है। हे भगवान, ये निशा इस तरफ को क्यों आ रही है? कहीं ये घर पर आ गई और इसको पता चल गया कि मेरी सास प्रेग्नेंट है तो? सबसे पहले निशा एकता के घर आती है। एकता जल्दी से भागते हुए सीढ़ियां उतरती है और निशा के घर आने से पहले ही नीचे पहुंच जाती है। अरे एकता, क्या हुआ तुझे? इतनी जल्दी जल्दी नीचे क्यों आई? तुझे कहीं जाना था क्या? अरे नहीं, वो तो बस ऐसे ही, लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है और ये तेरे हाथों में मिठाई? अरे खुश हो जा, तू मौसी बनने वाली है। मैं गर्भवती हूँ, बस एक चीज सोच रही हूँ कि जिस तरह हमारी शादी साथ हुई है, अगर उस तरह हम प्रेग्नेंट भी साथ हो तो कितना अच्छा रहता। पर कोई बात नहीं, पहले तू मेरे बच्चे को खिला ले, फिर मैं तेरे बच्चे को खिला लूंगी। अरे मैं कैसे गर्भवती होती? मेरी गर्भवती होने की उम्र में मेरी सास गर्भवती होकर बैठ गई है। हे भगवान, अगर किसी को ये बात पता चल गई तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। अपनी सास के गर्भवती होने पर एकता अपनी सास से अब काफी चिड़ी चिड़ी रहने लगती थी और अपने बचपन की सहेली से भी ये बात एकता छुपाती है। बहू, मेरा कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है। अचार तो खत्म हो गया, नीचे खट्टी मीठी गोली वाला आया है, उससे जाकर इमली और आम पापड़ ले आ। अपनी सास के कहने पर एकता जैसे ही नीचे खट्टी मीठी गोली और आम पापड़ लेने के लिए जाती है, तभी निशा की सास अनीता, क्या बात है एकता बहू, खट्टी चीज ले जा रही? कहीं तुम भी तो निशा बहू की तरह पेट से तो नहीं हो? अरे हो तो बता दो, निशा बहू के लिए मैं लड्डू बना रही थी, तुम्हारे लिए भी बना दूंगी। अनीता की ऐसी बातें सुनकर एकता को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से से तिलमिलाते हुए सीधा ऊपर जाती है। आज तो मैं आपके काम की वजह से नीचे चली गई, लेकिन कभी दोबारा नहीं जाऊंगी। आपके लिए खट्टा लेने के चक्कर में तो लोग मुझे प्रेग्नेंट समझ रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म की होती है आपने। मैं जानती हूँ तुम बहुत परेशान हो, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो होना था सो हो गया। निर्मला अपनी बहू को काफी समझाती है, लेकिन एकता निर्मला की एक बात सुनने को राजी नहीं थी और इसी तरह समय गुजरता रहता है। कुछ दिनों से पैर में काफी सूजन आ गई है, दर्द हो रहा है। जरा तुम तेल से मालिश कर देती तो सही रहता। मोनिका बाजार गई है, वरना मैं उसे कह देती। भगवान के लिए मुझे अपना इस तरह का कोई भी काम करने के लिए मत बोलिए। वैसे ही मैं आपकी वजह से परेशान हूँ। हमेशा यही डर रहता है, अगर मोहल्ले में ये बात पता चल गई तो फिर क्या होगा। और ऐसी हालत में तो ये सब होता रहता है। पहले ही 2 बच्चे पैदा कर चुकी हैं आप, इतना तो पता ही होगा आपको। एकता अपनी सास को इतना बोल रही होती है कि तभी निशा गाजर का हलवा लेकर एकता के घर आती है और जैसे उसकी नजर निर्मला के सूजे हुए पैरों पर जाती है तो, आंटी जी, ये आपके पैर इतने कैसे सूज गए? मेरी सास ने मुझे तेल बना कर दिया है। मैं पेट से हूँ ना, अक्सर मेरे पैर ऐसे ही सूज जाते हैं। मैं वो तेल लाकर आपके पैरों की मालिश करती हूँ। निशा अपने ससुराल से तेल लेकर आती है और एकता की सास के पैरों की मालिश करने लगती है। ये देखकर एकता मुंह बनाकर अपने कमरे में आ जाती है, जिसे देखकर निशा उसके पीछे आती है। सच सच बता, क्या हुआ है तुझे? आजकल तेरा मुंह बना रहता है, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। तुझे मेरी कसम, हमारी दोस्ती की कसम, बता क्या हुआ? एकता निशा को अपनी सास के गर्भवती होने की बात बताती है, जिसे जानकर 2 पल के लिए निशा भी काफी हैरान हो जाती है। तू ही बता, खुद के बच्चे पालने की उम्र में मुझे अपनी सास के बच्चे पालने पड़ेंगे? क्या मुंह दिखाऊंगी मैं लोगों को?
मैं तेरी परेशानी समझ सकती हूँ, लेकिन अब जो होना था सो हो गया। और हमारे गांव में तो तूने देखा ही है ना कि इधर एक बेटी की शादी हो रही है तो उधर उसकी माँ दूसरे बेटे को जन्म देती है। विमला काकी याद है तुझे? उनकी पूरी 7 बेटियां थी। 35-40 साल की उम्र तक उन्होंने बच्चे पैदा किए थे, क्योंकि उन्हें एक लड़का चाहिए था। अब जब इनके पास लड़का लड़की पहले से ही है, पैसा सब कुछ है, तो फिर क्यों ये हरकत? निशा के समझाने पर भी एकता नहीं समझती। तो वहीं निशा जब सारी बात अपनी सास अनीता को बताती है तो अनीता भी निर्मला को हौसला देना उसके घर आती है। निर्मला बहन, तुम परेशान मत हो, सब ठीक होगा। तुम्हारे घर वाले तो इस बात को मान गए हैं ना, बहू का क्या है, आज नहीं तो कल मान जाएगी। अपनी बहू के इस तरह के रूखे बर्ताव से निर्मला काफी ज्यादा दुखी रहने लग गई थी। तो वहीं आज अपने 3 मंजिल वाले घर से उतरकर निर्मला बाहर मार्केट जा रही होती है कि तभी घर के बाहर, अरे आंटी जी, आप कहाँ जा रही हैं? ऐसी हालत में ज्यादा उतरना चलना नहीं चाहिए। मैं तो नीचे ही रहती हूँ, इसीलिए मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होती। घर पर कोई था नहीं और थोड़ा बाहर टहलने का मन कर रहा था, इसीलिए मैं आ गई। अगर तुम्हारी तरह मेरी भी एकता बहू होती तो मुझे खुद घुमाने के लिए ले जाती। मैं एकता को बचपन से जानती हूँ, वो ज्यादा देर गुस्सा नहीं रह सकती। कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगी। चलिए, मैं आपको घुमाने ले चलती हूँ। निर्मला की सगी बहू की तरह निशा उसे हाथ पकड़कर बाहर पार्क में घूमने ले जाती है। और जब ये सब एकता देखती है तो घर आकर निर्मला के साथ काफी बुरा बर्ताव करने लगती है। पहले हम भी इसे मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब हम सब मान चुके हैं, तो तुम क्यों नहीं मान रही हो? अरे आप लोगों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आप भला इस बात को कैसे जाने दे सकते हैं? माँ जी, आपने तो शर्म हया बेच खाई है, और आप लोग भी कुछ कम नहीं है। सभी एकता को काफी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एकता किसी की बात को मानने के लिए राजी नहीं थी। तो वहीं आज अनीता निशा के लिए लड्डू बनाती है। तो वहीं निशा निर्मला को भी बुलाकर घर ले आती है। ये तो बिल्कुल वैसे ही लड्डू हैं जैसे मेरी सास मुझे मेरे गर्भवती के समय मुझे बनाकर देती थी। ये सेहत के लिए काफी अच्छे होते हैं, खासकर होने वाले बच्चे के लिए। मैं तो अपनी बहू को रोज एक लड्डू खिलाती हूँ। निर्मला निशा के घर बैठकर लड्डू खाई रही होती है कि तभी वहां एकता गुस्से से तिलमिलाते हुए आती है। मना किया था ना आपको कि कहीं बाहर निकलने की कोशिश मत करना। अरे पेट निकलना शुरू हो गया आपका। अब जब तक लोग टोक ना देना तब तक आपका पेट नहीं भरेगा क्या? ये तुम किस तरह से बात कर रही हो अपनी सास से? माना उनसे गलती हुई है, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं जो तुम ऐसी हालत में उनसे ऐसा बर्ताव करोगी। तुम तो चुप करो, ज्यादा शौक चढ़ रहा है कि मेरी सास की बहू बनने का। अरे तुम्हारी सास प्रेग्नेंट नहीं है ना, इसीलिए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर कल को तुम्हारी सास प्रेग्नेंट होंगी ना, तब तुम्हें एहसास होगा। एकता की ऐसी बातें सुनकर निर्मला की आंखें भर आती हैं। तो वहीं अब निर्मला जब अपने निकले पेट के साथ जब मोहल्ले में निकलती थी तो लगता है बहू ने कुछ ज्यादा ही अच्छे से दवाई खाने पीने का ध्यान रखा है। बिल्कुल पेट बाहर निकलने को हो गया तुम्हारा। लगता है बहू खाने में कुछ ज्यादा ही घी डाल रही है। सरला की ऐसी बातें सुनकर बालकनी में खड़ी एकता का मुंह बन जाता है, लेकिन अब वो भी क्या कर सकती थी। तो वहीं निशा सगी बहू की तरह निर्मला का ध्यान रखती थी। घर पर किसी को न होने पर निर्मला को अस्पताल ले जाना, उसके खाने पीने का ध्यान रखना, ये सब निशा को करता देखकर एकता और निशा की दोस्ती के रिश्ते के बीच धीरे धीरे दरार आने लगी थी। एकता रोज की तरह किचन में काम कर रही होती है कि तभी पानी गिरने होने की वजह से अचानक एकता का पैर फिसलता है, जिससे एकता नीचे गिर जाती है। एकता की चिल्लाने की आवाज सुनकर निर्मला जल्दी से रसोई में आती है। बहू जरा आराम से, मेरे पास दवाई रखी है, मैं अभी लाकर लगा देती हूँ, तुम्हें आराम मिलेगा और अब कुछ दिन तक काम करने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान वगैरह आप अपना ही रखिए तो ज्यादा सही रहेगा। वैसे भी आप तो पेट से हैं, मैं अपना खुद देख लूंगी। निर्मला को प्रेग्नेंट हुए अब 5 से 6 महीने होने को आ गए थे, लेकिन अभी तक एकता का बर्ताव निर्मला के लिए नहीं बदला था। अब मैं क्या करूं? डॉक्टर से मैंने अबॉर्शन की बात की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हे भगवान, कब तक मेरी बहू मुझसे ऐसे नाराज रहेगी? पार्क से आते हुए निर्मला काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है कि तभी उसे रास्ते पर एक पर्चा मिलता है, जिसे पढ़कर अरे ये क्या, ये तो कोई क्लिनिक का पर्चा है। यहाँ पर अबॉर्शन होता है, वो भी 3000 रुपए में। एक काम करती हूँ, कल यहाँ जाकर पता करूंगी। निर्मला उस पर्चे के साथ डॉक्टर की क्लिनिक पर जा रही होती है कि तभी घर के नीचे निशा निर्मला को देख लेती है। आंटी जी, आप कहीं जा रही हैं क्या? मैं भी आपके साथ चलूं? मैं तो बस यहीं पास में जा रही थी, अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगी। निर्मला जल्दी से ऑटो पकड़ती है और हड़बड़ी में वहां से चली जाती है। ये देखकर निशा, कुछ तो गड़बड़ है, ये जरूर कुछ छुपा रही हैं। निशा अब जल्दी से अपने पति के पास जाती है और वो लोग उस ऑटो का पीछा करते हुए एक क्लिनिक पर जा पहुंचते हैं। तो वहीं अंदर क्लिनिक में निर्मला, मेरी फैमिली डॉक्टर ने तो अबॉर्शन के लिए मना कर दिया था, पर आप कैसे मेरा अबॉर्शन कर रहे हैं? कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? सब हो जाएगा, 25 साल से यही काम करता आ रहा हूँ।
आप बस अंदर जाकर लेटिए, मैं अभी आता हूं। दरअसल निर्मला डॉक्टर के पास गई थी। वो झोला छाप डॉक्टर था जो निर्मला का अबॉर्शन करने वाला था। तो वही निर्मला कोई अलग क्लिनिक में जाता देखकर निशा सब समझ जाती है और उसका पति सचिन अब जल्दी से अंदर जाते हैं और उस डॉक्टर को निर्मला का अबॉर्शन करने से पहले ही पकड़ लेते हैं। अरे तू तो वही डॉक्टर है ना जो हमारे पिछले वाले मोहल्ले में रहता था? वहां के लोगों ने तुझे तेरी घपलेबाजी के चक्कर में मार मार के भगाया था और अब तूने अपना यहां धंधा शुरू कर दिया है। क्या किया है तूने उनके साथ? अरे मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ बेहोशी का इंजेक्शन दिया था और ये तो खुद मेरे पास आई थी। उस वक्त तो हमसे तू बच गया था, लेकिन अब तू यहां नहीं बच पाएगा। रुक, अब मैं तेरा क्या हाल करता हूं, तू बस देखता जा। सचिन जल्दी से पुलिस को कॉल करता है और अब पुलिस जाकर डॉक्टर को ले जाती है। तो वहीं अब थोड़ी देर में निर्मला भी होश में आ जाती है और जब उसे सारी बात का पता चलता है तो उसे काफी हैरानी होती है। तो वहीं सचिन और निशा निर्मला को लेकर घर आते हैं और जब ये सारी बात निर्मला के घर वालों को पता चलती है। कभी ये पागल वाली हरकत नहीं करेगी। बहू, तुमने ही अपनी सास को ये सब करने के लिए मजबूर किया। अरे वो झोला छाप डॉक्टर था, अगर निर्मला को कुछ हो जाता तो? मुझे लगता था कि समय के साथ साथ तुम सब समझ जाओगी, लेकिन नहीं, अगर आज माँ को कुछ हो जाता ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करता। भाभी, शादी मेरी होने वाली, जब मुझे माँ के प्रेग्नेंट होने से फर्क नहीं पड़ रहा तो आपको क्यों पड़ रहा है? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू ऐसी हरकत करेगी। आज मुझे तुझे अपना दोस्त कहते हुए शर्म आती है। सभी घर वालों के ऐसे ताने सुनते हुए एकता को काफी बुरा लगता है। तो वहीं जब मोहल्ले में धीरे धीरे निर्मला की प्रेगनेंसी की बात करती है तो घबरा मत, ऐसा तो होता रहता है। मैं तो खुश हूँ कि इस उम्र में भी तू माँ बनने वाली है। देख, तेरे फेस पर कितना अच्छा ग्लो आ गया है। मैं तो पहले कह रही थी कि मुझे तो एक प्यारी सी बेटी चाहिए। मुझे तो बेटी हुई नहीं, तेरी बेटी को ही खिला लूंगी। आज पड़ोसियों की भी ऐसी सोच देखकर एकता काफी ज्यादा हैरान थी। तो वहीं आज 8वें महीने में एकता की सास निर्मला निशा के साथ में गोद भराई की रस्म होती है, जिसमें रिश्तेदार और मोहल्ले वाले दोनों आए होते हैं और सभी उन दोनों को भर भर के गोद भराई की रस्म की शुभकामनाएं दे रहे होते हैं। लेकिन वहीं निर्मला अभी भी अपनी बहू को ढूंढ रही थी। सभी लोग मेरी गोद भराई की रस्म में कितने ज्यादा खुश हैं। सभी मौजूद हैं यहाँ, सिवाय मेरी बहू को छोड़कर। पता नहीं कब मेरी बहू की नाराजगी दूर होगी। मैं सब कुछ अकेले कैसे संभालूंगी। हे भगवान, मेरे और मेरी बहू के बीच के रिश्ते को ठीक कर दो। अपनी बहू को याद करते हुए निर्मला की आंखें भर आती हैं कि तभी वहां एकता हाथों में शगुन का सामान लिए अपनी सास के पास आती है। सभी लोग एकता को देखकर काफी हैरान होते हैं। जानती हूँ माँ जी, आपने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पर आऊंगी, लेकिन मैं खुद को आने से रोक नहीं पाई। गांव में पले बड़े होने के साथ साथ अपने घर वालों की पुरानी जमाने वाली सोच के चलते मेरी भी सोच ऐसी हो गई। शादी के इतने समय के बाद भी मैं अपनी सोच नहीं बदल पाई, लेकिन इन बीते कुछ दिनों में मेरी सोच पूरी बदल गई। अब तो मैं खुद आपके होने वाले बच्चे का ध्यान रखूंगी। और निशा, तू भी मुझे माफ कर दे। तूने तो मुझे हमेशा सही बताया, लेकिन मैं उल्टा तुझ पर ही गुस्सा करने लगी थी। मुझे पूरा भरोसा था कि तू एक दिन नाराजगी जरूर खत्म कर लेगी और मैं बहुत खुश हूँ। आखिरकार भगवान ने मेरी सुन ली। दोनों सास बहू के बीच में सब कुछ सही होता देख कितना अच्छा लग रहा है मुझे। भगवान करे आप दोनों के बीच में हमेशा सब कुछ सही रहे। वैसे एकता, मैं तुझसे अभी भी नाराज हूँ। तेरी सास के साथ साथ मेरी भी गोद भराई की रस्म है और तुम मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आई। निशा की ऐसी बातें सुनकर एकता हंसने लगती है और अब वो निशा को भी उसकी गोद भराई का तोहफा देती है। तो वहीं अब सभी के साथ एकता डांस भी करती है और अब बाकी बचे हुए दिनों में एकता अपनी सास का काफी अच्छे से ध्यान रखती है। और आज आखिरकार एकता की सास और सहेली निशा की डिलीवरी की डेट आ जाती है, जहां निशा एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है तो वहीं निर्मला एक बेटी को। ये कितनी ज्यादा प्यारी है और इसके हाथ कितने छोटे छोटे हैं। मैं तो इसे किसी को भी नहीं देने वाली। अब से मैं ही इसका ख्याल रखूंगी। अपनी सहेली और सास के बच्चे को देखकर एकता काफी ज्यादा खुश हो रही होती है कि तभी अचानक एकता का सिर घूमने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। हे भगवान, ये मेरी बहू को क्या हो गया? डॉक्टर साहब जल्दी से देखिए ना, क्या हो गया एकता को? डॉक्टर एकता का चेकअप करते हैं तो सभी को पता चलता है कि अब एकता भी प्रेग्नेंट है और इस खबर से सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। पापा, अब तो मैं भी पापा बनने वाला हूँ। कहते हैं ना, जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। एक साथ उसने हमें कितनी सारी खुशियां दे दी। बहू तू घबराना मत, अब मैं तेरा खूब ध्यान रखूंगी। एकता काफी ज्यादा खुश होती है। तो वहीं जब ये बात निशा को पता चलती है तो वो भी एकता के लिए काफी खुश होती है। समय बीतने के साथ साथ अब एकता की गांव वाली सोच भी पीछे छूटने लगती है और अब एकता हंसी खुशी रहती है।